Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the Mycobacterium tuberculosis. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ की हेडिंग डिलीवरी डिजीज़ मतलब कि आप लोगों को पता होगा कोई भी बीमारी वगैरह। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो कॉमन डिजीज़ है वो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में जो डिजीज़ का पैराग्राफ है उसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे कि उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स हैं। ठीक है, वो तो आगे आएगा अभी, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ये सब इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया का मतलब है ना तो वो ग्राम पॉजिटिव है ना वो ग्राम नेगेटिव है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर माइकोलिक एसिड यानी लिपिड की जो कंसंट्रेशन है ना वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ग्राम स्टेनिंग से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किए जाते, एसिड फास्ट से किए जाते हैं, जेडन स्टेनिंग से किए जाते हैं। आपने इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये हमारे पास क्या है, ग्रोज स्लोली। ग्रोज स्लोली का मतलब ये है कि अगर ये किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो वो साइन एंड सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो बहुत देर में होते हैं। यहाँ तक कि जब हम कल्चर भी लगाते हैं ना तो इसका रिज़ल्ट बहुत देर में आता है, अप टू 6 to 8 वीक्स तक जो है ना वो इसका कल्चर का रिज़ल्ट आता है। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखेंगे कल्चर प्लेट पे तो आपको कोई भी ग्रोथ जो है वो शो नहीं होगी, कोई भी ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं ये ग्रो जो है ना वो बहुत स्लो करता है। ठीक है जी, तो आपने इसको याद रखना है। दूसरा हमारे पास ये कह रहे हैं कि इट हैज़ यानी कि ये स्लो ग्रोथ को जो है वो आगे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जब कोई भी बैक्टीरिया 1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी डबल टाइम में जो है ना वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि बहुत देर में ग्रो करता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ग्रो करने के लिए बायोलॉजिकल मीडिया हमें चाहिए होता है, जिसके अंदर हमारे पास होता है लॉविंस्टन जेंसन मीडिया जिसको हम एलजे मीडिया भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि एग यॉक हमारे पास होता है। ठीक है, और डाई भी होती है जिसको हम कहते हैं मलेशियन ग्रीन। तो ये जो डाई होती है ये इनहिबिट करती है दूसरे नॉर्मल फ्लोरा को। जाहिर सी बात है, हम जो क्या कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करवाता है, नॉर्मली आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस टीबी करवाता है। तो उसका जो हमारे पास स्पेसिमेन होता है ज़्यादातर जो है वो स्प्यूटम होता है। तो स्प्यूटम के अंदर आप लोग को पता है थ्रॉड में और जो हमारा माउथ है वहाँ पर क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम स्पेसिमेन लेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा भी आ जाएं। तो इसलिए हम एलजी जो मीडिया होता है उसके अंदर मलेशियंट ग्रीन जो है वो डाई ऐड करते थे ताकि जो नॉर्मल फ्लोरा हैं जो अनवांटेड हैं हमें नहीं चाहिए वो वहाँ पर जो है वो किल हो जाएं, मर जाएं, इनहिबिट हो जाए उनकी ग्रोथ। ठीक है, और जो हमारी काम की चीज़ है जैसे कि हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो उसमें ग्रो करने लग जाए। तो डाई का इस यहाँ पर यही काम है। और एग योग एक स्पेशल न्यूट्रेंट्स है जो कि हमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेंट है जो कि हमें चाहिए होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ के लिए। तो ये हमें कहाँ पर मिलता है, लेविंस्टन जेंसन मीडिया या एलजे मीडिया आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। आगे चलते हैं जी। तो आगे यहाँ पर लिखने को मिला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है हमारे पास, ऑब्लिगेट एरोब्स। इससे क्या मैंने आप लोग को बताया था कि आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हमारे पास कह रहे हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये हमारे पास ग्रो कहाँ पर करता है, अपर लोब ऑफ द लंग्स। ठीक है, मतलब ये ग्रो अपर साइड पे ही क्यों करता है, अपर लोब्स पे ही क्यों करता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है, एरोब्स मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ऑब्लिगेट मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। ठीक है, उसी में ही ये प्रेजेंट है होते हैं और उसी में ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए ये लंग्स के अपर रीजन में होते हैं ताकि अच्छे से ऑक्सीजन इनको हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर लिखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और अदर माइकोबैक्टीरिया जो है वो कंटेन करते हैं C78 to C90 फैटी एसिड जिसको कहते हैं माइकोलिक एसिड। वीडियो के स्टार्ट में मैंने जैसे आप लोग को बताया है। दूसरा हमारे पास फैक्टर है कॉड फैक्टर।
तो जी ये जो कॉड फैक्टर है, ये हमारे पास क्या है, ट्रीहेलोज डाइमाइकोलेट है, जो कि हमारे पास वायरुलेंस फैक्टर है ऑर्गेनिज्म का। और जिस स्ट्रेन के पास ये कॉड फैक्टर होगा वो ज़्यादा वायरुलेंस होगा, यानी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। जिसके पास नहीं होगा वो कम ख़तरनाक होगा। तो ये क्या है, एक कॉर्ड लाइक पैटर्न जो है वो सर्पेंटाइन जिसको कहते हैं, ये फॉर्म करता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा यहाँ पर इसके पास प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं पीपीडी, यानी कि प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटीन किसके पास होती हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के पास होती हैं। और यही प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है टू द डायग्नोस ऑफ द टीबी विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। यानी कि टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, वो इस प्रोटीन के हेल्प से होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हाइपर सेंसिटिविटी का जो है वो हेडिंग है। ठीक है, तो आप इतना याद रखें कि इसके पास प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, पीपीडी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है अ लिपिड लोकेटेड इन द बैक्टीरिया सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है, एक लिपिड होता है जिसको हम कहते हैं थियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट। ठीक है, तो ये इसका नाम है इतना बड़ा। ये हमारे पास क्या होता है, ये एक लिपिड है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होता है। इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजेनेसिस इन द लंग्स। लंग्स के अंदर पैथोजेनेसिस यानी डिजीज़ कॉज करने के लिए ये काम का लिपिड होता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रिलेटिवली रेजिस्टेंस। ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारी चीज़ों से रेजिस्टेंट होता है, जैसे कि हमारे पास एसिड से, अल्कली से। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस होता है डिहाइड्रेशन से, रेजिस्टेंट होता है। कुछ जो है वो ड्रग्स हैं, एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो होती है, जो इन्हीं के लिए स्पेसिफिक ड्रग होती है, उससे भी ये रेजिस्टेंट है भाई। और अच्छी बात यह है कि जो रेजिस्टेंस आती है, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड की वजह से आती है। ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है, तो ये इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर इसकी म्यूटेशन आती है तो वो किसके थ्रू आती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंट है एसिड से और अल्कली से। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये एसिड और अल्कली से रेजिस्टेंट है, और दूसरे बैक्टीरिया जो है इससे सेंसिटिव हैं। जब भी हम ग्रो करते हैं इसको, तो हम NaOH की हेल्प से वहाँ ऐड कर देते हैं, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं एक्सेप्ट टीबी, क्योंकि टीबी जो है वो NaOH में या एसिड और अल्कली से रेजिस्टेंट होता है। तो ये काम का फैक्टर है हमारे लिए डायग्नोस्ट करने के लिए लैब के अंदर। ठीक है जी, तो बाकी आप लोगों ने देखा किस किस चीज़ों से ये जो है वो रेजिस्टेंस है, डिहाइड्रेशन से। इनके लिए जो स्पेसिफिक बनी हुई है ना ड्रग्स, एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, उससे भी जो है ये रेजिस्टेंट है। इसके अलावा रिफेम्पिन, इस मेडिसिन से भी ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ट्रांसमिशन एंड एपिडर्मोलॉजी, तो हम इसको देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में हम देख लेते हैं क्या है जी। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है जो ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिशन होती है वो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी एरोसल से होती है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जब हम कफिंग करते हैं, कोई बंदा है जिसको टीबी है वो कफिंग करेगा, तो उससे भी जो है उसके ड्रॉपलेट से जो है ना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन हो सकती है। इसके अलावा ह्यूमन जो है वो एक रिजर्वियर है इसका। ठीक है, नेचुरल रिजर्वियर है। और दूसरा हमारे पास कुछ एनिमल से भी ये जो है वो ट्रांसमिट है, जैसे कि कैटल वगैरह। अच्छा जी, ट्रांसमिशन में बस यही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर USA की पूरी कहानी बताई हुई है, उस टाइम पर क्या सूरत हाल जी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस का मतलब है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो किस तरह से डिजीज़ कॉज करता है। सबसे पहले तो आप लोग को सभी को पता है कि वो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया में भी कॉज करता है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम बाकी और अच्छे से क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर किस तरह से पैथोजेनेसिस करता है वो हम देखने वाले हैं। कि सबसे पहले यहाँ पैराग्राफ में लिखा है लैटेंट इन्फेक्शन। व्हाट इज़ लैटेंट इन्फेक्शन? लैटेंट इन्फेक्शन सिंपली ये होता है कि कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया और वो चुपचाप जाके बैठ जाए। ठीक है, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स ना दे, आपकी ही लाइफ में बहुत दिनों के बाद वो जाके इन्फेक्शन कॉज करे या साइन एंड सिम्टम्स दे और डिजीज़ कॉज करे। ठीक है, तो वो आपके बॉडी में आके और बैठ जाए और लैटेंट इन्फेक्शन में चले जाए, यानी कि लैटेंट फेस में चले जाए, यानी कि वो चुपचाप आकर बैठ जाए और कोई डिजीज़ कॉज ना करे। दिस इज़ ऑल अबाउट दी लैटेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट टाइप बनाया है, वो आप लोग देख लें। तो टीबी जो इन्फेक्शन करता है वो दो तरह का होता है। एक तो हमारे पास लैटेंट इन्फेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, एक्टिव इन्फेक्शन होता है टीबी का।
तो एक्टिव में तो आप लोग को पता है जैसे ही आया और उसने डिजीज़ कॉज करी और साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमें अपेयर हो गए, तो ये हमारे पास एक्टिव इन्फेक्शन होता है। तो 100% होता है तकरीबन, तो 100 में से 90% तो जो बैक्टीरिया है वो जाकर चुपचाप आपकी बॉडी में बैठ जाएगा और कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, वो हमारे पास 90% है। और जो डिज़ीज़ कॉज करेगा, टीबी करेगा, वो हमारे पास तकरीबन 10% करेगा। अब वो डिज़ीज़ में टीबी हो सकती है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, बैक्टीरियमिया हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें कौन कॉज करेगा? टीबी वाला जो हमारे पास बैक्टीरिया है। लेकिन कौन सा? सिर्फ 10% तक हमारे पास डिज़ीज़ कॉज करेगा। 10% बैक्टीरिया जाएगा तो वो डिज़ीज़ कॉज करेगा, बाकी 90% चुपचाप जाके बैठ जाएगा। अब उस 90% की अगर हम बात करें ना, तो उस 90% का बता रही हूँ कि उसमें से भी 90% जो हैं वो रिमेन लेटन ही रहेंगे, आपकी पूरी लाइफ स्टेज में जो है वो लेटन ही रहेंगे, चुपचाप बैठे ही रहेंगे, कोई डिज़ीज़ कॉज नहीं करेंगे। लेकिन उस 90 में से भी 10% ही जो है वो एक्टिव टीबी कॉज करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी। तो इस वाले पैराग्राफ की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पर हमारे पास कह रहे हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है विद अ कैविटी इन द अपर लोब्स, अपर लोब्स में होता है और डिजीज़ कॉज करता है और रिजल्ट इन रिएक्टिव डिजीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन सी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीजन्स होते हैं, वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसको हम पोर्ट्स डिजीज़ कहते हैं, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा है ना उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज हो जाएगा, और बाकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्यूबरक्लोसिस प्रोड्यूस नो वेल रिकॉग्नाइज, इसके पास कोई एक्सोटॉक्सिन्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पास कोई एंडोटॉक्सिन्स भी नहीं है, ठीक है। इसके पास जो पैथोजेनेसिस के लिए करने वाली चीज़ है वो हमारे पास है 2 प्रोटीन्स, ठीक है। एक प्रोटीन्स है TNT, दूसरी हमारे पास है ESA-T6, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म ये है ट्यूबरक्लोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन्स, ये हमारे पास एक प्रोटीन है इस TB के पास, और दूसरी हमारे पास है अर्ली सिक्रेटेड एंटीजन 6। तो ये 2 प्रोटीन है। जो TNT प्रोटीन है वो हमारे पास क्लीव करती है, यानी कि तोड़ती है NAD को, ठीक है, हमारे अंदर जाएगी, TB का बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा और जो हमारे NAD है ना उनको तोड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है। और ये NAD कहाँ मौजूद होगा? हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगी? डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी? उस इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस की, जिसके NAD को इसने क्लीव किया है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सेकंड जो हमारे पास प्रोटीन है उसका क्या काम है? ये हमारे पास रिड्यूस करती है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। हमारे इम्यून रिस्पॉन्स है उन्हीं को ये जो है वो रिड्यूस करने का काम कर रही है बाय रिड्यूसिंग गामा इंटरफेरेंस। अब ये रिड्यूस तो कर रही है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, बट विद द हेल्प ऑफ द गामा इंटरफेरेंस। हमने याद है आप लोगों को पढ़ा था हमने फिजियोलॉजी में कि इंटरफेरेंस का जो मैकेनिज्म है, इंटरफेरेंस जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो ये जो प्रोटीन है ये इन्नेट इम्यूनिटी को तो वीक कर रही है हमारी, लेकिन कैसे कर रही है? बाय रिड्यूसिंग द गामा इंटरफेरेंस प्रोडक्शन। गामा इंटरफेरेंस की प्रोडक्शन को ही कम कर देगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़तरनाक हो जाएगा और डिजीज़ कॉज करेगा और सीवियरिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम चले जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रीफरेंशियली इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस, सबसे पहले मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद दूसरे एंड अदर रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स को करेगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सीवियर होता जाएगा, स्लो स्लो मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि क्या करेगा? ये सीवियर होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये कहाँ पर चले जाएगा? ये हमारे पास चले जाएगा विद इन द सेल्यूलर वैक्यूल्स। तो ये सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर चले जाएगा, वहाँ पर जो सेल्यूलर वैक्यूल्स में जाएगा उसको हम कहेंगे फैगोजोम्स बन जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया जब ये जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है जब सेल के अंदर चले जाएगा, ये सेल है, सेल के अंदर जब हमारे पास चले जाएगा तो सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या बन जाएगा? फैगोजोम बन जाएगा। फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा एक प्रोटीन, जिसको जो हमारे पास प्रोटीन है एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन, जो कि प्रिवेंट करेगी फैगोजोम को ताकि वो टूटे ना। अब भाई देखो सिंपली यहाँ पर ये सेल है, हमारा सेल है, इसके अंदर गया बैक्टीरिया सेल्यूलर वैक्यूल के अंदर और फिर वो क्या बन गया? फैगोजोम। अब ये फैगोजोम बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फैगोजोम है, ठीक है। अब ये फैगोजोम तो है, लेकिन अब भाई सेल के अंदर आप लोग को पता है इस सेल के अंदर ये फैगोजोम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको इस सेल के अंदर भी तो इन्फेक्ट कर सकती है ना कोई चीज़ की, जाहिर सी बात है। हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं? लाइजोसोम्स मौजूद होते हैं। अब वो लाइजोसोम इस फैगोजोम्स को तोड़ सकते हैं, तो इसलिए ये क्या काम करते हैं? ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको कहते हैं एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन इस फैगोजोम्स के अराउंड, ठीक है। इस
फैगोसोम के अराउंड रेपिटेटिव प्रोटीन बनाते हैं, एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन। अब ये क्या करेगी, ये इसको लाइसोसोम के एंजाइम से बचाएगी और ये सेल के अंदर जो है वो महफूज रहेगा। लीजेंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है एक एक्सुडेटिव लीजेंस, एक हमारे पास है ग्रेनुलोमेटस लीजेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 लीजेंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो एक्सुडेटिव जो लीजेंस होता है वो सिंपली हमारे पास लंग्स में ही होता है, लेकिन ये कब होता है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ या इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इनिशियल जो साइट होती है, यानी कि बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आया तो पहली दफ़ा जहाँ जाएगा, ये जो इनिशियल जो शुरुआत की जो उसकी एक साइट मौजूद होगी, वहाँ पर ये लीजेंस बनेगा। और ये क्या है, एक्यूट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक्यूट है, मतलब ये शुरुआती स्टेज में ही होगा। जब हमें टीबी जो है वो न्यू हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया न्यू गया है, तभी ये हमारे पास लीजेंस बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज होते हैं। लीजेंस की फॉर्मेशन कौन सा वाले, एक्सुडेटिव लीजेंस शुरू में ही बनते हैं इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन का। लेकिन दूसरा वाला है ग्रेनुलोमेटस लीजेंस। जी, तो ग्रेनुलोमेटस लीजेंस असल में क्या होते हैं, जब हमारे पास टीबी का इन्फेक्शन क्रोनिक बन जाता है तब हमारे पास इस लीजेंस की फॉर्मेशन होती है और ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। तो सिंपली ग्रेनुलोमेटस लीजेंस जो है ना, हॉलमार्क होते हैं। ठीक है, ये अगर हमें दिख जाते हैं तो हम कहते हैं कि टीबी का इन्फेक्शन क्रोनिक हो गया है। ठीक है, सिंपली ये दिखते कैसे हैं कि सेंट्रल एरिया ऑफ जायंट सेल की फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर क्या होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं ट्यूबरकल बैसिलाई देखने को मिलती हैं और उसके सराउंड में क्या होता है, एपिथेलॉइड सेल होता है। इनको हम कहते हैं लैंगहैम्स जायंट सेल कहते हैं। ठीक है, ये एक हॉलमार्क होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल असल में क्या है, ग्रेनुलोमा है। ग्रेनुलोमा क्या होता है, असल में ये हमारे पास इम्यून सेल्स ही होते हैं, उनकी कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल, और ये हमारे पास सराउंडेड होते हैं फिब्रस टिश्यूज़ से। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास कैसेशन नेक्रोसिस करते हैं, मतलब इस जब ये बन जाता है ना लीजेंस, तो ये हमारे पास उस एरिया के जो है ना वो डैमेज करते रहते हैं सेल को और वो सेल मरते रहते हैं। ठीक है, और अब अगर हमें इसको हील करना है, यानी कि ट्यूबरकल को जो है वो ठीक करना है इनको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि ज़ख़म को भरने के लिए, ये ज़ख़म हो जाता है ना ट्यूबरकल, इसको हमें ठीक करने के लिए कैल्सिफिकेशन करनी होती है या फिब्रोसिस का प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेनुलोमेटस लीजेंस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्यूबरकल बैसिलाई मौजूद है। ठीक है, और इसके अराउंड जो है ना वो हमारे पास क्या है, एपिथेलॉइड सेल है। एपिथेलॉइड सेल का मतलब सिंपली ये होता है कि हमारे इम्यून सेल्स हैं। ठीक है, तो अब बीच में बैक्टीरिया मौजूद है और सराउंड में हमारे एपिथेलॉइड सेल मौजूद हैं। इस जायंट सेल को हम क्या कहते हैं, लैंगहैम्स जायंट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पर हमारे पास है प्राइमरी लीजेंस। इसके बारे में बात की हुई है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास इन्फेक्शन हुआ ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, इसके अलावा ये अंदर गए और फिर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे पास ग्राउंड फोकस है, यानी कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, यूजुअली लोअर लोब्स में है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये सारी चीज़ें कर सकता है, या तो ये हील करेगा, फिब्रोसिस वगैरह कर सकता है। ठीक है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है आपको। ठीक है, या तो हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी HIV का पर्सन है, उसको लंग्स डिजीज़ हो गया और वो डेड हो जाएगा और मर जाएगा, या सीवियर बैक्टीरियमिया कॉज कर सकता है, जिसके अंदर मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस और डेड हो जाएगी। इसके अलावा ये लिम्फेटिक और हेमाटोजेनेसिस करके डिसमिनेट हो सकता है, पूरी बॉडी में फैल सकता है, और डॉर्मेंट ट्यूबरकुलाई जो है ना सेवरल ऑर्गन्स में जो है वो चले जाएंगे और वो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बन जाएगा। जब ये दूसरे ऑर्गन में जाएगा तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का मैंने आप लोग को बताया कि ये चुपचाप जाके बॉडी में बैठ जाएगा, दूसरे लाइफ के स्टेजेस में आके ये हमें अपीयर होना शुरू होगा। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हो कि ये जब लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होगा तो ये कहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन करेगा, लीजेंस की अपर लोब्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे पास। अगर ये लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होगा तो उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो अपर लोब्स में होगी, और अगर ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होगा तो उसकी जो फॉर्मेशन होगी उसकी ग्राउंड फोकस कहाँ होगा, लोअर लोब्स में होगा।
ठीक है, तो ये आपने जो है वो अच्छे से रिमेंबर करना है डिफरेंस। ठीक है, तो यही उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मूव ऑन करते हैं उसी पेज पर। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी अकर टू मैकेनिज्म में जो टिपिकल होता है वो एरोड हो जाता है इनटू ब्रोंकास। एरोड का मतलब एक कनेक्शन होता है, ठीक है, हमारे लंग्स और ब्रोंका का आपस में कनेक्शन है, तो ये एक कनेक्शंस होते हैं, उसमें से गुजर के ब्रोंकस तक जाएगा, ठीक है, अदर पार्ट्स में जाएगा लंग्स के, फिर ये हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट तक पहुंच सकता है। तो ये इस तरह पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। डिसमिनेटेड हो सकता है किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स या ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू, और ये हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को क्या कर देता है, फेल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन, जब कोई किसी को भी प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ और वो उससे रिकवर हो गया, यानी टीबी हुआ और फिर वो ठीक हो गया, तो वो रेजिस्टेंट टू द ऑर्गेनिज्म इज़ मेडिएटेड बाय, वो उस ऑर्गेनिज्म से, ट्यूबरक्लोसिस से जो है वो रेजिस्टेंट होता है, वो किसके थ्रू होता है, सेलुलर इम्यूनिटी के थ्रू, जो कि इन सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, सर्क्यूलेटिंग एंटीबॉडीज़ ऑल्सो फॉर्म, यानी कि जब किसी को भी इन्फेक्शन होता है, जाहिर सी बात है उसके खिलाफ क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दे प्ले नो रोल इन रेजिस्टेंस, यानी कि अगर एंटीबॉडीज़ तो बन गई हैं लेकिन ये कोई रोल प्ले नहीं करती रेजिस्टेंट बनाने के लिए, यानी कि अगर किसी को पहले हुआ है तो उसको दोबारा भी टीबी हो सकता है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती अगेंस्ट दिस ऑर्गेनिज्म, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, एंड नॉट यूज़ फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है, पेशेंट डेफिशिएंट इन सेल्युलर इम्यूनिटी, जैसे कि हमारे पास सेल्युलर इम्यूनिटी का मतलब क्या है, वो पेशेंट जिसको एड्स हो तो वो उनकी वैसी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनका क्या है, हाई रिस्क होता है डिसमिनेटेड लाइफ थ्रेडिंग ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पीपीडी प्रोटीन का बारे में लिखा हुआ है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि पीपीडी क्या है। पीपीडी क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट के अंदर। सिंपली क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है या कोई पेशेंट नहीं भी, अगर हमें उसको चेक करना है कि इसको टीबी है या नहीं है, तो सिंपली उस हैंड पर जो है इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं पीपीडी, ये प्रोटीन को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। अगर इसका जो है वो रिएक्शन होता है आफ्टर दी 48 to 72 हावर्स, यानी कि 2 से 3 दिन का हम वेट करते हैं, और इंजेक्शन जहाँ लगाया है ना हमने, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेमेशन है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसको टीबी नहीं है, और ये टेस्ट यूज़फुल होता है इन द लेटेंट टीबी। अगर कोई भी बंदा है जिसको लेटेंट स्टेज में चले गया है इन्फेक्शन, तो उसका भी हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया है, लेकिन वो लेटेंट इन्फेक्शन हुआ है उसको, यानी कि वो बैक्टीरिया कोई साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं कर रहा, कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अर्से बाद वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। चांसेस हैं ओनली 10%, बट 90% वो रिमेन लेटेंट रहता है। ठीक है, ये सारी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो है वो इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के थ्रू, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन दिखेगी। वो इन्फ्लेमेशन क्यों होगी कि पीपीडी प्रोटीन जो है ना, ये हमारे पास क्या है, उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीजन है। एज अ एंटीजन जब हम उसको जो है वो हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारी जो है इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देगी। तो यही हमारे पास क्या एक टेस्ट है, हेल्पफुल टेस्ट है डायग्नोस करने के लिए कि उसको टीबी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके पास जो बैक्टीरिया है वो लेटेंट इन्फेक्शन में तो नहीं है, तो ये सब फाइंड आउट हम ईज़िली कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास रेडनेस भी होगी, यानी कि रेड भी होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, और दूसरा थिकन भी होगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, डायमीटर के ऊपर बात करी हुई, जितना छोटा डायमीटर होगा उतना मतलब है कि उसको ज़्यादा रिस्क है उस सीवियर होने का। जो कोई भी ट्यूबरक्लोसिस है उसको उतना ही सीवियर है। जैसे कि अगर उसका सिंपली यहाँ पर अगर उसका जो डायमीटर है वो इतना है, किसी का हमारे पास थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और किसी का सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे पास डायमीटर देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा डायमीटर है कि मतलब उसको टीबी के इतना चांसेस नहीं है, उसको इतना सिवियर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा छोटा है तो इसका मतलब उसको हाई रिस्क है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 mm है और मोर सेंसिटिव, तो हाई रिस्क फैक्टर है। ठीक है, जैसे होमलेस पर्सन वगैरह होते हैं उनके, तो ये हाई रिस्क है। लेकिन अगर किसी का बहुत छोटा हमारे पास जो है वो डायमीटर आया है इस हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट, तो इसका मतलब उस बंदे को क्या है, एड्स है। ठीक है, और उसको ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये हमारे पास हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट टीबी को। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं।
तो आगे हमारे पास ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको पता है द लंग्स आर द मेन साइट, ठीक है। तो लंग्स जो है ना वो हमारे पास मेन साइट होता है इन्फेक्शन का। तो ये तो हमारे पास सिंपली बात है, आप लोगों को पता होगी। दूसरा क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मतलब यही है कि अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको वो कैसे दिखेगा। तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, यानी कि उसके लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस होगा, कफिंग होगी विद द ब्लडी, ठीक है। ये होगा स्क्रोफोला होगा उसको, यानी कि उसके जो सर्वाइकल लिम्फेडाइटिस होगा, यानी कि जो हमारी नेक होती है, बैक नेक होती है, वहाँ पर जो लिम्फ नोड्स है ना वहाँ पर उसको जो है वो इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। आइटिस लिखा हुआ है, यानी कि उसके जो सर्वाइकल साइड है ना, जो हमारी बैक नेक का जो पोर्शन है वहाँ पर उसको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। तो ये भी हमारे पास टीबी की जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एरिथेमा नोडोसम्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लिखा हुआ है जो हमारी टिबिया है और अल्ना है, यानी कि टिबिया जो है वो हमारे फुट में होती है और जो अल्ना है वो हमारे हैंड में होती है। तो वहाँ पर जो है आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखने को मिल सकता है extensive surface of primary infection seen in patient who are controlling the infection with the potent cell mediated responses। तो आपको यहाँ पर न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, एरिथेमा नोडोसम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिसेमिनेटेड लीजन्स की फॉर्मेशन होने लगेगी। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस के अंदर होगा, जो हमारी स्पाइनल और जो ब्रेन की जो मेनिंजाइटिस होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पर जो है वो हमें ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होती है, जिसके अंदर स्पेशली हमारे पास होती है वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ठीक है। रीनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ठीक है। और बाकी हमारे पास नो डैट मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द इंफेक्शन विद द ट्यूबर एसिम्प्टोमेटिक, जैसे कि हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था एक चार्ट के थ्रू कि 90% जो है वो रिमेन लेटेंट रहता है, ओनली 10% एक्टिव टीबी कॉज करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसमें ये बात सारी आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ट्यूबरक्लोसिस की देखने को मिल सकती हैं। ये सारी रेयर हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लंग्स में ही कॉज होता है, ठीक है। टीबी कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। देन आगे हमारे पास देखते हैं क्या है। अब हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब डायग्नोसिस है, बिकॉज एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं या जो एमएलटी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोग को अगर सबसे पहले टीबी को डायग्नोस करना है, सबसे पहले आप जो है वो उसकी स्लाइड पर स्प्रेड आउट करेंगे स्प्यूटम को और एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे, ZN स्टेनिंग करेंगे, और उसके बाद आपको जो है वो बेसिलाई देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोसेस नेगेटिव भी आ सकता है इन केस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ग्रो स्लो करता है। हो सकता है जब ग्रो नहीं हुआ प्रॉपरली तो ज़्यादातर के जो है वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं। ये सबसे पहला मेथड है, आप ठीक से देख सकोगे पिंक कलर के आपको रॉड्स देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। पहला तो प्रोसेस ये है हमारे पास। जैसे कि उसका स्लाइड हमने बनाई, देखा तो हमें नेगेटिव, हमें रॉड्स नहीं दिखी, तो हम उसका कल्चर लगा देते हैं और कल्चर की रिपोर्ट जब आती है तो तकरीबन 6 to 8 वीक्स तक आती है उसकी रिपोर्ट। उसके अंदर अगर टीबी पॉजिटिव होता है तो हमें जो है वो टीबी की बेसिलाई जो है वो हमें आराम से ईजिली विजिबल हो जाती है। पहला प्रोसेस है एसिड फास्ट करेंगे। सेकेंडली हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और अमाइन स्टेनिंग करते हैं, स्टेन करेंगे विच कैन बी विजुअलाइज बाय द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से आप लोग देख सकते हो। तीसरा प्रोसेस हमारे पास है डाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन बाय ट्रीटमेंट विद NaOH। मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया था कि NaOH से जो है वो रेजिस्टेंट है, एसिड और अल्कली से जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंट है। तो हम जो है वो स्पेसिमेन को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि स्पेसिमेन जो भी स्प्यूटम है उसको हम NaOH के साथ जो है वो मिक्सअप करेंगे और फिर उसको हम कहाँ पर लगा देंगे, LJ मीडिया पर जो है स्प्रेड आउट कर देंगे, या मिडिल प्रो अगार भी कहते हैं, उस पर हम लगा देंगे अप टू 8 वीक्स। तो हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, अगर प्रेजेंट होगा तो आपको विजिबल हो जाएंगे उसकी कॉलोनीज, अदरवाइज नेगेटिव होगा कल्चर। और दूसरी बात ये कि हम इसको अगार प्लेट में ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो हमने अभी तक जो देखा है वो सॉलिड मीडिया पे देखा है, LJ मीडिया इट्स अ सॉलिड मीडिया बिकॉज इट्स द अगार, लविंगस्टन जेनसन अगार। तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड मीडिया की, तो लिक्विड मीडिया में हमारे पास आता है बैकटेक मीडिया। तो बैकटेक मीडिया असल में क्या है, लिक्विड मीडिया। अगर आप लोग चाहें तो उसको लिक्विड मीडिया पे भी ग्रो करवा सकते हैं। उसकी जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पास अबाउट 2 वीक्स के अंदर आती है। तो सिंपली किस तरह डिटेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है जी, तो हम इसको जो है वो ईज़िली आइडेंटिफाई या डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है वो एलजे मीडिया यूज़ होता है। दूसरा सबसे पहले तो एसिड फास्ट होता है, देन उसके बाद हमारे पास एलजे मीडिया होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन से प्रोसेस। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो नात, ये एक प्रोसेस है, टेस्ट है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, जो है वो कॉस्टली होते हैं। ये आप लोग करवा के देख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट ईज़िली जल्दी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूरिन टेस्ट भी होता है। यूरिन टेस्ट के लिए आप कर तो लेंगे उसको आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दी हाइपोएराबिनोमेनिन एंटीजन जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं, आप लोग कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप उसकी ड्रग ससेप्टेबिलिटी नहीं बता सकते। यानी कि अगर हम एलजे मीडिया पे ग्रो करते हैं तो उसकी हम ये भी बताते हैं कि उसको कौन सी ड्रग इफ़ेक्टिव है उस टीबी को। ठीक है, हम सेंसी भी लगाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट भी लगाते हैं कि ये वाली मेडिसिन इस पे जो है वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आप यूरिन टेस्ट पे अगर इस तरह करें, डिटेक्ट तो आप कर लेंगे कि टीबी है, लेकिन आप उस पर ये नहीं बता सकते कि कौन सी ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए हम इस यूरिन टेस्ट को भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लूसीफेरेस एसे। ये वाला टेस्ट होता है, इसकी जो रिपोर्ट आती है वो विच कैन डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमें ये वाली रिपोर्ट देता है, ड्रग रेजिस्टेंस का बारे में बताता है। नेक्स्ट आप लोग को देखने को मिलेगा इंटरफेरॉन्स। ठीक है, ये रहा इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ ऐसे, ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला भी प्रोसेस यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन सी यूज़ होते हैं। एसिड फास्ट करते हैं, दूसरा हमारे पास एलजे मीडिया पे ग्रो करवा लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आप लोग के पास जो है वो ट्रीटमेंट है, रेजिस्टेंस और इसके अलावा प्रिवेंशन है, तो उसको देख लेते हैं। ये तो प्रिवेंशन वगैरह के अंदर आप लोग को जो है वो वैक्सीन वगैरह देखने को मिलेंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। आप लोग अगर चाहें तो इसको पढ़ लें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती प्रिवेंशंस जी। तो यहाँ पर टीबी ट्रीटमेंट ओवरव्यू हम देखने वाले हैं ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। होल कंप्लीट जो पैराग्राफ वहाँ बुक में लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लें और आपको एक आइडिया हो जाए कि टीबी ट्रीटमेंट कितने मंथ्स का होता है, कौन सी मेडिसिन जो है वो इसमें इफेक्टिव होती हैं और कौन सी किस लिए दी जाती हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पर है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट या थेरापी, जिसको हम कहते हैं, ये हम इसलिए देते हैं ताकि कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारे पास टीबी है उस वो रेजिस्टेंट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से हम उसको मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, जिससे कोई भी ड्रग को रेजिस्टेंट ना हो। क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, 6 to 9 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट पर हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिमेंट के अंदर आपको RIPF दिखेंगे। ये सारी हमारे पास मेडिसिन है, इसके अंदर यूज़ होती है फॉर 2 मंथ्स के लिए, जो कि फॉलोड करते हैं बाई INR और RIF फॉर 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, और बाकी जो ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट है जैसे कि वो बेस्ड करता है पेशेंट के फैक्टर पर। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है या हॉस्पिटलाइज्ड है, तो या फिर वो ड्रग रेसिस्टेंट है, तो उसकी ट्रीटमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रग ही रेसिस्टेंट कर रही है, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। बाकी चैलेंजेस होते हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास है प्रोट्रैक्टेड थेरेपी ड्यू टू द इंट्रासेलुलर लोकेशन, स्लो ग्रोथ, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव परसिस्टेंटर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। रिस्क ऑफ रीएक्टिवेशन एंड इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ये चीज़ होती है कि कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया गया है हमारे अंदर, जो ट्यूबरक्लोसिस गया है, तो वो रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, अगेन से एक्टिवेट हो जाए, उसका एक्टिव जो है वो हमारे पास चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। या हमारे पास जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए उसका स्ट्रेंथ, तो ये हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। दूसरा हमारे पास लेटेंट टीबी ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, वो हमारे पास कितना होता है, 6 to 9 होता है मैंथर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मतलब ट्रीटमेंट के अंदर। लेटेंट टीबी ट्रीटमेंट भी हमारे पास मौजूद है। दूसरा हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट के बारे में बताया गया है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट देते हैं और XDR देते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, ये चीज़ें दी जाती हैं। दूसरा हमारे पास है की कंसिडरेशन में क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी होती है। ये कब करते हैं, हेल्प इंश्योर ट्रीटमेंट एडहेरेंस एंड प्रिवेंट रेजिस्टेंट। ठीक है जी, किस लिए करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस से बचा जाए, और ट्रीटमेंट एडहेरेंस का काम करता है जी। तो ये सारी हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। ये हमारे पास जो है वो टीबी ट्रीटमेंट ओवरव्यू था। ठीक है, अगर आप चाहो तो बुक से भी रीड कर सकते हो, बुक में भी यही सब लिखा हुआ है जी। और नेक्स्ट जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास से प्रिवेंशन, तो उसको देख लेते हैं जी। तो प्रिवेंशन का भी हम जो है एज अ रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन वगैरह से जो है ना वो इतने ज़्यादा MCQs नहीं आते हैं, इसलिए हम जो है वो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं।
अच्छा जी, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रीटिंग लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन को अगर ट्रीट करना है तो मोस्ट इफेक्टिव मेजरमेंट टू प्रिवेंट टीबी डिजीजेस जैसे इग्रा टेस्ट वगैरह हम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेबल टेस्ट है। तो लेबल टेस्ट है, मेथड है टू डिटेक्ट करने की लेटेंट इन्फेक्शन। तो आपने याद रखना है लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है, इग्रा टेस्ट जो है ना वो उसको डिटेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास पीबीडी स्किन टेस्ट, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा स्पेशली इन हाई रिस्क ग्रुप। ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप यानी कि जो जिसको एड्स है, एचआईवी का पेशेंट है, तो उस ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या उनको टीबी तो नहीं हो गया है ये सब। अच्छा, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ हमारे पास क्या होती हैं कि प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रीटमेंट करना, ठीक है, एक्टिव टीबी का। और दूसरा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी को टीबी है, आपको पता है, तो आप मास्क वेयर करो ताकि आप जो है वो प्रिवेंट रहो, बच सको। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ स्क्रीनिंग हाई रिस्क ग्रुप होता है पीपीडी के लिए, या इग्रा टेस्ट करवा लेते हैं। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा यहाँ अदर प्रिवेंशन मेजर्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड कैटल टू प्रिवेंट इंटेस्टिनल टीबी। ठीक है, ये सारी हो गई। न्यू वैक्सीन रिसर्च है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रिवेंशन में देखी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसको पढ़ लिएगा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक हमारी वीडियो के ऑल टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।